आगे के लिए वहाँ पे संयोजन अभिक्रिया पिछले वीडियो में हमने बताया था। इस अभिक्रिया में हम लोग समझेंगे वियोजन अभिक्रिया के बारे में, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और थोड़ा अच्छा से समझते हैं इसको। तो वियोजन अभिक्रिया में वैसी रासायनिक अभिक्रिया, इसका सबसे पहले डिफिनेशन देखेंगे, फिर इसका एग्जाम्पल देखेंगे। परिभाषा सबसे पहले, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा अभिकारक टूटकर, अभिकारक का एक और नाम है अभिकर्मक, है ना, टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है कि एक यहाँ पे एक बड़ा अभिकारक है, ये अभिकर्मक है, और ये इसको हीट दिए यानी कि उष्मा दिए फेरस सल्फेट जो नॉर्मली हरा रंग का होता है। ठीक है, तो इसको हीट दिए उष्मा दिए, तो यहाँ पे क्या बन गया फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 और प्लस में SO2 यहाँ पे गैस के रूप में निकलेगा और SO3 यहाँ पे। ठीक है, अभियोजन अभिक्रिया में सिंपली क्या होता है कि एक बहुत बड़ा अभिकारक टूट करके जब उसको उष्मा या ताप देते हैं तो दो या दो से अधिक उत्पाद बनता है। ये सब जितना भी चीज है यहाँ पे, ये सब चीजें जितना भी है वो ये उत्पाद है यानी कि प्रोडक्ट है। उसके बाद दूसरा उदाहरण है कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूना पत्थर। अब इसको हीट दिए तो यहाँ पे बनेंगे कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस में CO2, ये गैस के रूप में है। ठीक है, अगला जो हम लोग का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है विस्थापन अभिक्रिया। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसका परिभाषा समझना पड़ेगा बहुत ध्यान से। ये विस्थापन अभिक्रिया थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उनके लवण विलयन से विस्थापित करता है। अब आपको सबसे पहले इस अभिक्रिया को जानने से पहले अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन होते हैं और कम अभिक्रियाशील तत्व कौन होते हैं उनको थोड़ा ध्यान समझना पड़ेगा। इसके लिए एक ट्रिक है, यहाँ पे कनक KNC, सी का कहीं के उच्चारण क से होता है, तो यहाँ पे कनक हो गया, मेजप हो गया और PH से फ, CH से चा, फच्चा। ये ट्रिक है याद रखने का, एग्जाम हॉल में याद रहेगा आपको कि कौन अधिक अभिक्रियाशील है कौन कम है। अब इसमें बैठा सकते हैं, धातु बैठाना है, सब धातु ही है, तो यहाँ पे N से कोई धातु नहीं होता है तो Na हो जाएगा, फिर C से कोई धातु नहीं होगा तो Ca हो जाएगा। ठीक है, M से कोई धातु नहीं होता तो Mg हो जाएगा, A से कोई धातु नहीं तो L हो जाएगा, Al एल्युमिनियम, Zn Fe है ना, Pb, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाता है, फिर Cu, फिर Hg, फिर Ag और फिर Au। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक है, फेरस है, लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, मरकरी है और सिल्वर है और गोल्ड है। ठीक है, यहाँ पे ये सिल्वर है, सिल्वर, और यहाँ पे किसका फॉर्मूला है, गोल्ड का फॉर्मूला है। तो अब इसके मदद से आपको ये चीज समझ में आएगा किस तरह से विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। तो यहाँ देखिए फेरस है और यहाँ पे कॉपर सल्फेट है। अब फेरस जो है कॉपर से ज्यादा पावरफुल है। ये ऊपर की जितनी भी धातुएं हैं ये सब धातु, जैसे कि सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है, केरोसिन के तेल में, क्योंकि यह हवा में मतलब कि हवा के संपर्क में आएगा तो आग पकड़ लेगा। ये इधर की जितनी भी धातुएं हैं सब अधिक अभिक्रियाशील है और ये सब जो धातु है बहुत ही कम अभिक्रियाशील धातु है। देखिए यहाँ फेरस जो है कॉपर से ज्यादा पावरफुल है। यहाँ देखिए कॉपर यहाँ पे है और फेरस यहाँ पे है, तो फेरस यानी कि आयरन जो होता है जिसको हम लोहा भी कहते हैं, ये ज्यादा ही मतलब अभिक्रियाशील है कॉपर से, तो ये इसको हटा देगा, कॉपर को हटा देगा और कॉपर को इसके लवण विलयन से विस्थापित कर देगा, खुद सल्फेट के जगह पे आ जाएगा, तो FeSO4 और प्लस में यहाँ पे क्या हो गया, कॉपर विस्थापित हो गया, कॉपर को साइड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे फेरस क्या है, फेरस अधिक अभिक्रियाशील धातु है। उसी तरह से जिंक प्लस CuSO4 है ना, तो जिंक जो है, जिंक कॉपर से पावरफुल है। देखिए कॉपर यहाँ पे है और जिंक यहाँ पे है, तो कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील धातु हुआ जिंक, तो जिंक जो है कॉपर को विस्थापित कर देगा यानी कि हटा देगा, बढ़ा देगा, यहाँ पे खुद इसका जगह ले लेगा SO4 का जगह, तो ZnSO4 और प्लस में कॉपर को यहाँ पे विस्थापित कर दिया। तो यहाँ पे हम लिख भी दिए साहब कि जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, इसीलिए यहाँ पे जो है ना जिंक जो है कॉपर को विस्थापित कर दिया। ये चीज जो है आप बार बार इसको लिख के प्रैक्टिस करेंगे, कनक में जब फच्चा और उस पे है ना बार बार उस पे धातु का नाम बैठाएंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बताएंगे। हाँ तो फ्रेंड्स आगे समझते हैं फिर इसमें विस्थापन अभिक्रिया में। तो यहाँ पे हमने आपको जो ट्रिक बताया
कनक मेजर फच्चा वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ये मतलब लोग समझते नहीं इसको, क्योंकि याद आप इसी तरह से रख सकते हैं कोई ट्रिक से, ठीक है ना। तो कनक MAZF से मेजर और यहाँ से फच्चा हो गया। अब इसको बैठाना आप सीख लेंगे तो NaCAMgAl बार बार प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। ZnFePb हाइड्रोजन है, CuHgAg और Au, ठीक है। इस तरह से आप है ना धातु की अभिक्रियाशीलता याद रख सकते हैं। सबसे ऊपर वाला धातु सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होगा और नीचे वाला कम अभिक्रियाशील होगा। अगला जो हम लोग का है नेक्स्ट जो है द्विविध विस्थापन अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसका परिभाषा देख लेते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों यानी कि अभिकर्मकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है यहाँ पे, और यहाँ पे सोडियम सल्फेट है, ठीक है। इसका क्या नाम है, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। और इसका क्या नाम है, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। अब यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या है कि इसका आयन यहाँ पे बेरियम क्लोराइड था, यहाँ पे सोडियम सल्फेट था, तो यहाँ पे प्लस माइनस आयन है, यहाँ पे प्लस माइनस आयन है। अब यहाँ पे क्या होगा कि आयनों का आदान प्रदान होता है अभिकारकों के बीच, तो यहाँ पे ये दोनों अभिकारक का काम कर रहा है। अब यहाँ पे ये जो प्लस है यहाँ पे इसके साथ आ जाएगा, इस वाले माइनस के साथ, इसके माइनस के साथ, तो यहाँ पे बन जाएगा बेरियम सल्फेट, यहाँ पे बना है। और इसका दोनों का वैलेंसी 2-2 होता है, तो दोनों का वैलेंसी क्योंकि बेरियम और सल्फेट दोनों का वैलेंसी 2-2 हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा, तो BaSO4 हो जाएगा। यानी कि सिंपल से बात है कि ये इसके आयन के साथ चल गया। और सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, तो यहाँ पे सोडियम क्लोरीन के साथ चल गया, ये इसके माइनस के साथ चल गया, तो आयनों का एक्सचेंज हुआ ना, ये प्लस इसके माइनस के साथ, ये प्लस इसके माइनस के साथ। यहाँ पे देखिए सोडियम क्लोराइड है, 2 गो सोडियम है, 2 गो क्लोरीन है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है। अब अगला जो हम लोग का है यहाँ पे उष्माक्षेपी अभिक्रिया, इंग्लिश में एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी कि अभिक्रिया के बाद उत्पाद बनेगा, उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट बनेगा, उसके साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होते हैं, उसे हम लोग उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड बिना बूझा हुआ चूना है, अब बिना बूझा हुआ चूना, अब प्लस में यहाँ पे क्या है, वाटर है। अब ये दोनों अभिक्रिया करेंगे यहाँ पे, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बूझा हुआ चूना, ठीक है। पानी मिल गया तो बूझ गया चूना, और प्लस में यहाँ पे क्या निकलेगा, उष्मा निकलेगा। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। एक बात और है यहाँ पे एग्जाम हॉल में यहाँ पे पूछता है फॉर्मूला, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड है, तो ये बिना बूझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र हो गया, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और ये रासायनिक नाम हो गया। उसी तरह से बूझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है, यहाँ पे रासायनिक नाम है। आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।